हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में सीजीएल मेंस जो 2019 में लिया गया था पेपर, उसमें जितने भी ज्योमेट्रिक इक्वेशन पूछे गए थे उन सबको मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ये पूरी वीडियो उनको टारगेट करता है जो एसएससी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा 2021 में होने की संभावना है। ठीक है, होगी ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन होने की संभावना है। ठीक है, जैसे सीजीएल का प्री बाकी है अभी होना। ठीक है, सीएचएसएल के कुछ पेपर्स बाकी हैं, एमटीएस का पेपर होना बाकी है, या फिर सीपीओ का अगला वाला पेपर इस साल हो या फिर अगले साल हो, जो प्री का पेपर होता है। तो सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस या फिर सीएचएसएल कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये जरूरी है कि आप इस वीडियो में जितने भी ज्योमेट्री इक्वेशन मैं करा रहा हूँ उनको पूरी ईमानदारी से देखें और इनको सीखें और ऐसे इक्वेशन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है आप ही लोगों के लिए। और आप लोग इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए पहले खुद से, और फिर वीडियो को देख करके और सॉल्यूशन समझिए अगर किसी में प्रॉब्लम है आपको तो। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, और बाकी किसी बात के लिए तो मैं हूँ ही, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में नीचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आपको समझा पाऊँ, और ये मेरा वादा है कि मैं आपको समझा पाऊंगा, बस आप डेडिकेशन के साथ पूरी वीडियो को देखिए। ठीक है, तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, लॉकडाउन के अंतर्गत घर में रहिए और सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई को बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिए। ठीक है, खाली समय में आप सोशल मीडिया पर कम रहिए। ठीक है, सोशल वेबसाइट्स को कम चलाइए और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप यूज कर भी रहे हैं फ़ोन का तो ज़्यादातर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो लॉकडाउन के अंतर्गत अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पुराने लोग नहीं फोकस कर पा रहे हैं लेकिन नए लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और जो फोकस करेगा अभी वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपको कितने भी एक्सपीरियंस हो लेकिन जब आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा तो आप कभी भी आगे नहीं निकल पाइएगा। जो प्रैक्टिस कर रहा है वो टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत पेपर को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इसीलिए आप बिल्कुल रेडी रहिए और कभी भी पढ़ाई को ड्रॉप मत कीजिए। बीच में पढ़ाई को छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो चलिए मोटिवेटेड रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। और क्वेश्चन को मैं शुरू कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक और शेयर करें और कमेंट भी कर दें। और चैनल पे नए हैं तो आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको एसएससी से रिलेटेड हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये है अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला सवाल आपको क्या दिया गया है, एक मिनट, अभी ये भाग रहा है, भागेगा नहीं लेकिन। देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का द्विभाजक डी पर भुजा बीसी को प्रतिच्छेद करता है। यदि ए बी 12 है, ए सी 15 है, बी सी 18 है तो बी डी की लेंथ बताइए। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, और इसमें एक बाइसेक्टर भी मैं खींच देता हूँ। इसका बाइसेक्टर मैंने मान लिया, जैसे इसका बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये ए है, बी है, सी है और डी है, और ए डी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसे केस में आपको क्या याद रखना होता है, ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि बी डी से लेकर के और डी सी का जो रेशियो होता है, देखो मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि बी डी रेशियो डी सी जो बनता है ये ए बी और रेशियो ए सी के रेशियो में बनता है। ठीक है, यानी कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है बी डी और डी सी का। ये आपको याद रखना है। ये कब होता है, जब कोई हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, जैसे ए डी यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर बी डी और डी सी का रेशियो कितना होगा, ए बी आपको दिया गया है सवाल में, ए बी कितना है 12 है। ठीक है, ए बी 12 है सवाल में, और ए सी कितना है 15 है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको कि अगर ए बी 12 है और ए सी 15 है तो इनका रेशियो कितना बनेगा, ये तीन तीन से कट जाएंगे, 4:5 का रेशियो बनेगा। यानी कि ये अगर 4 है, एक मिनट, ये अगर 4 यूनिट है तो ये कितना होगा दोस्तों, 5 यूनिट होगा। अब देखो 4 और 5 टोटल कितना बन रहा है यहाँ पर 9, और ये टोटल 9 जो बन रहा है ये किसको डिनोट करेगा, 9 किसको डिनोट करेगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों अगर मैं 4 और 5 को जोड़ रहा हूँ तो ये पूरा बी से सी तक बन गया। ठीक है, 4 और 5 जो 9 हो रहा है ये बी से सी तक बन गया, लेकिन सवाल में बी से सी तक बी सी को 18 दे रखा है। तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू 18 है यानी कि ये डबल है, तो हर एक जो यूनिट है वो डबल होगा, यानी कि ये 4 भी क्या हो जाएगा, डबल 8 बन जाएगा। और 8 ही अपना आंसर है क्योंकि हमसे बी डी पूछा गया है। बी डी पूछा गया है तो 4 के बदले 8 हो जाएगा, हर एक यूनिट लेंथ जो होगी वो डबल होगी। तो 4 की वैल्यू 8 अपना आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आशा है कि आप बात को समझ गए होंगे। बात अगर समझ में आ रही तो जरूर से कमेंट करके नीचे बताएं, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी अगला सवाल देखें दोस्तों। अब अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में बीसी क्या है, जीवा है। ठीक है, और बीसी के विपरीत दिशा में वृत्त पर बिंदु डी और ए इस प्रकार है कि डी बी सी 28 डिग्री है और बी डी और डी सी सेम है, तो एंगल बी ओ सी बताना है।
मुश्किल सवाल नहीं है, इजी है। देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो मैंने ये एक सर्कल बना दिया, 1 मिनट, गलत जगह पे बन रहा है ये, तो ये भी गलत जगह पे बन रहा है कुछ। चलो मैंने ये एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है इस सर्कल के अंदर की एक कॉर्ड है BC, तो मान लो ये मैंने BC एक कॉर्ड भी बना लिया। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये हो गया BC हमारा, ठीक है। अब इस BC में ये B और C हो गया। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा है, इसके विपरीत दिशा में D और A 2 पॉइंट हैं। तो मैं मान लेता हूँ चलो कि यहाँ पर D है और दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ क्या है, A है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे A है। अब क्या दिया गया है इसमें देखो, अब ये कह रहा है यहाँ पर कि DBC जो कोण है वो है 28 डिग्री। DBC यानी कि यहाँ से अगर इसको आप मिलाते हैं दोस्तों इसको, तो DBC यानी कि ये वाला कोण कितना है, 28 डिग्री है। ये 28 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि BD और DC भी सेम है। देखो अगर BD और DC सेम है यानी कि ये वाले और ये वाले सेम है, तो ये एंगल भी 28 हो जाएगा। आपको पता है कि त्रिभुज में जो समान लंबाई की भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर BD और DC सेम है तो कोण B 28 है, तो C भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। और अगर ये कोण 28 हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि BOC बता दो, BOC, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एक बार इसको मैच करा दूं। पहले मिला लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। और एक बीच में BOC बताना है, तो इसको भी मैं मिला देता हूँ। अब देखो ये O हो गया हमसे, BOC यानी कि हमें केंद्र पर बना कोण बताना है। और केंद्र पर बना कोण आपको पता होता है कि परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो किसी तरह से हम अगर कोण A को निकाल पाएँ, ये वाला जो कोण A है इसको अगर हम किसी तरह से निकाल पाएँ, तो O पर जो कोण बनेगा BOC वो A का डबल होगा, सीधी सी बात है। और डबल होगा तो हमें A निकालना पड़ेगा। और A कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम D को निकालते हैं, ठीक है। अब D कैसे निकलेगा, देखिए D निकालना आसान है। एक त्रिभुज में तीनों कोण 180 होता है जोड़ करके, और दो कोण हमें 28 28 पता है। त्रिभुज BDC की मैं बात कर रहा हूँ, त्रिभुज BDC में दो कोण 28 28 है। तो एंगल D हम लिख सकते हैं कि एंगल D जो होगा दोस्तों वो 180 में से 2 बार 28 घटाना पड़ेगा। यानी कि 180 में से 2 बार 28 का मतलब 56 घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 56 घटाने पर 124 डिग्री। अब अगर हमारे पास D 124 आ गया तो अब हम कोण A को भी इजीली लिख सकते हैं। कोण A कितना बनेगा, देखिए 1 मिनट। कोण A जो होगा दोस्तों, कोण A 180 माइनस 124 होगा। क्यों, क्योंकि हमें आपको ये पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेरा मतलब है कि ये जो ये चतुर्भुज जो बन रहा है ABCD, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। तो अगर D 124 हो गया है तो A कितना होगा, 180 में से 124 घटा दो तो ये 56 आ जाएगा। और अगर A का मान 56 डिग्री है दोस्तों, तो कोण O कितना होगा, BOC, या फिर कोण O कितना होगा, A का डबल, यानी कि 56 का डबल होगा। और 56 का डबल कितना होता है, 112 डिग्री। यानी कि ऑप्शन D जो है वो अपना सही उत्तर है। अभी के लिए बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, ठीक है। और कोण A का जो द्विभाजक है, बाइसेक्टर है, वो D पर BC से मिलता है और E पर DE लंब AC है, ठीक है। यानी कि DE जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है। AB की लेंथ 10 है, AC की लेंथ 15 है। तो आपसे DE की लेंथ पूछ रहा है। मुश्किल सवाल नहीं है, इजीली निकाल पाएंगे हम, निकालना बिल्कुल भी इसको मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो देखो आसानी से हम निकाल सकते हैं, सिमिलरिटी का यूज करेंगे। पहले आप थोड़ी सी बात समझ लो, एक बार मैं डायग्राम बना लूँ थोड़ा अच्छे से। बस ये मैंने खींच लिया, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज मान लीजिए। अब इसमें ये है, नहीं ये नहीं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एंगल A 90 डिग्री है। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब ये कह रहा है कि A से AD जो है ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, AD एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। और D से E इस पर खींचा गया है और E पर क्या है, ये लंब भी है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर भी है। अब हमसे DE पूछा गया है। अब एक बात समझो, सवाल में आपको AB दिया गया है, AB कितना दिया गया है, 10, और AC टोटल दिया गया है 15, AC दिया गया है 15। अब आपको ये बात ज्ञात होगा, मैंने बताया था कि अगर ये AD दोस्तों यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, तो C से D का और D से B का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो AC का किससे रेशियो होगा, AB से होगा, ठीक है। मैंने ये बताया था कि नहीं आपको एंगल बाइसेक्टर के केस में।
ये एंगल बाइसेक्टर के केस में मैंने बताया था कि जब भी एडी एंगल बाइसेक्टर हो तो एडी के अगल बगल की जो भुजाएं हैं उसी का अनुपात होता है सामने का। अब एडी के अगल बगल की भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक ए बी है और एक ए सी है। तो जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा, देखो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, यही रेशियो होगा सामने किसका, बी डी का, किससे, डी सी से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये मैंने पहले सवाल में ही आपको समझाया था। अगर याद है तो मैं आगे बढ़ता हूँ और सवाल पर आता हूँ। ठीक है, ये बात लेकिन याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है आजकल एसएससी में इसका। ठीक है, अब ये 10 हो गया हमारे पास, देखो ये 10 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर ये लिखूँ दोस्तों कि बी डी का डी सी से रेशियो क्या होगा, या फिर सी डी का डी बी से क्या रेशियो है, तो आप बोलेंगे दोस्तों रेशियो तो वही होगा जो ए सी का ए बी से होगा। तो सवाल में ए सी तो 15 है और ए बी कितना है, 10 है। तो इनका रेशियो कितना बनेगा, 5 5 से काटेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूना 10। इसका मतलब ये 3 यूनिट है, तो ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। इज दैट क्लियर। अब अगर ये बात आप समझ गए तो यहाँ से हम डायरेक्टली सिमिलरिटी लगाते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा दोस्तों, यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि त्रिभुज डी ई सी जो है ये सिमिलर है किसके दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, डी ई सी सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। हमेशा याद रखिए समकोण त्रिभुज में कोई सा भी अगर ऐसा लाइन खींचा जाता है जो किसी भुजा के समांतर है, तो उससे जो नया त्रिभुज छोटा वाला बनेगा वो बड़े त्रिभुज के समरूप होता है, सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पर डीई जो है ये बीसी के समांतर हमने खींचा है, पैरेलल खींचा है, तो डेफिनेटली जो डीई के कारण छोटा त्रिभुज बन रहा है डीईसी, ये पूरे त्रिभुज एबीसी का क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इसीलिए भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। समानुपाती का मतलब मैं ये लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि मैं ये लिख रहा हूँ 3, यानी कि छोटे त्रिभुज का भुजा। ठीक है, 3 और बटा टोटल ये कितना है, 3 और 2 5, और बराबर रेशियो में मैं यहाँ पे डीई लिख देता हूँ, डीई। ठीक है, डीई मैं लिख नहीं रहा हूँ, डीई के, चलो डीई ही लिख देते हैं, डीई और बटा डीई के सामने कौन सा बड़ा वाला साइड है, ये है। ठीक है, 10, तो यहाँ पे मैं 10 लिख लूँगा। अब ये 5 दूना 10 कट जाता है, तो डीई कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 आएगा, और 6 इस सवाल का आंसर है, यानी कि डी सही उत्तर है। आशा है कि आप बात को समझ गए होंगे, मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कहीं से भी मुश्किल नहीं है। आप इसको चाहो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, एरिया के फॉर्म में भी इसको डिवाइड करके कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको हाइट मान लो या फिर बेस मान लो बीडी को, और एरिया उसका अलग डिवाइड करके निकाल सकते हो, अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, हम इसको आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। आप चाहो तो देखो मैं ही एरिया डिवाइड करके एक बार बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एरिया डिवाइड करने से मेरा क्या मतलब था, जैसे ऐसे त्रिभुज था हमारा, 1 मिनट, इस तरीके का त्रिभुज था। ठीक है, ऐसे, और ये हमारा क्या था, यहाँ पे 90 डिग्री था और यहाँ पे भी 90 डिग्री था। ये पूरा हमारा कितना था दोस्तों, पूरा हमारा ये था 15, और ये था 10, ये ए है। ठीक है, और ये बी, ये सी, ये डी है, 1 मिनट, ये डी था, और यहाँ पे था ई। ई पर भी 90 डिग्री था, ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि ई पर भी 90 डिग्री बना हुआ था, और डी ई हमें बताना था। ठीक है, अब मैंने ये बोला था आपको कि अगर डी ई बताना है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हमने ये बता दिया था कि ये 3 होगा और ये 2 होगा। अब अगर मैं BC को बेस मानता हूँ तो आपको पता होगा कि आधार जिस अनुपात में बढ़ता है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो पहले तो मैं एक बार क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ पूरे त्रिभुज का। ठीक है, पूरे त्रिभुज का मतलब किसका, मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों ABC का। अगर आप ABC का क्षेत्रफल की बात करते हैं कि त्रिभुज ABC का एरिया कितना होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/2, और बेस कितना है यहाँ पे 10 है, और हाइट कितना है 15 है। तो ये 2 पच्चे 10 और 15 पीछे 75 आ जाएगा, यानी कि ABC का क्षेत्रफल तो 75 आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ADC का। ठीक है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना होगा तो आप बोलेंगे 1/2, और बेस में मान लेता हूँ पूरे AC को, AC मतलब 15 को बेस मान लेता हूँ, और हाइट में मानूंगा DE को। ठीक है, DE यानी कि उसको मैं H लिख देता हूँ, DE को मैंने हाइट मान लिया। अब देखो हम अगर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल लिखेंगे तो हम इसे 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे पूरे क्षेत्रफल को। पूरे क्षेत्रफल यानी जो 75 आया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसको 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि 75 क्षेत्रफल तो तब है दोस्तों जब पूरा ये मैंने बेस माना है BC को। ठीक है, यानी कि 3 और 2 5 को बेस माना है, लेकिन हमें केवल 3 वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको 3 से मैं गुना कर देता हूँ, बस यही खेल है। कटा लो आप, देखो 15 पीछे 75, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और H का मान 3 दूना 6 आ जाएगा।
आप ऐसे भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन सिमिलरिटी वाला इससे ज़्यादा आसान है अगर आप समझ पाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं अब। देखें दोस्त, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं और एंगल बी ई सी जो है वो 128 डिग्री है, ई डी सी जो है, सॉरी ई सी डी वो 25 डिग्री है। तो आपको एंगल बी ए सी का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए एक पहले हम बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी हर एक भुजाएं जो हो वो कहाँ पर हो, हर एक भुजाएं वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो इसके अंदर एक चतुर्भुज बनाना है, तो मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। चलो, जैसे मान लो मैंने ये बना लिया एक चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें सवाल आपको बोला गया है कि ये ए बी सी डी, मैं इसका नाम भी रख देता हूँ पहले, ए बी सी और डी। अब इसके दोनों विकर्ण जो हैं वो, एक तो ये विकर्ण हो गया अपना और एक ये विकर्ण हो गया। विकर्ण यानी कि डायगोनल, ये ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये ई हो गया, ठीक है। ई पर इंटरसेक्ट कर दिए। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए, एंगल बी ई सी दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमें एंगल बी ई सी दिया है, तो हम ये मान लेते हैं बी ई सी ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, 128 है। ये एंगल हमारा 128 है, तो मैं इसको 128 पहले लिख लूँ ढंग से, एक मिनट। ये 128 डिग्री है बी ई सी। अब अगर एंगल बी ई सी 128 डिग्री है, तो हमसे पूछा कौन सा है, हमें ये भी दिया है कि ई सी डी 25 है। ई सी डी यानी कि ये वाला कितना है, ये वाला 25 है। अब देखो, अगर ये 25 है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया है कि बी ए सी बताइए, बी ए सी यानी कि ये एंगल बताइए, ये एंगल एक्स। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये एंगल पूछ रहा है हमसे, तो हम ये कह सकते हैं भाई पहले तो कि देखो ये जो कॉर्ड है ये, या ये जो चाप है, आपको पता है कि एक वृत्त में एक जीवा के द्वारा आप जितना भी कोण बना लो वो सब सेम होता है, ठीक है। ये सारा कोण सेम होता है, यानी कि एक जीवा के एक ही साइड में जितने कोण बनते हैं वो सारे सेम होते हैं। वही बात मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि देखो ये जो जीवा है यहाँ पर, कौन सी जीवा, एडी। ये एडी जो जीवा है, एडी के कारण जो 25 बन रहा है वही यहाँ भी बनेगा, यहाँ पर भी कोण कितना होगा, 25 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एडी ही, देखो यहाँ पर बात समझो, एडी ही यहाँ पर कौन बना रहा है और एडी ही यहाँ पर भी कौन बना रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही जीवा दो जगह पर कौन बना रहा है, परिधि पर चाहे जितना जगह कौन बनाए, वो हर एक कौन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ये 25 हो गया और ये 128 हो गया, तो एक्स निकालना आसान हो गया। 128 एक्सटर्नल एंगल है, तो आप बोलेंगे कि 128 जो होगा दोस्तों, ये एक्स प्लस 25 के बराबर होगा, क्योंकि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ से अब आप एक्स लिख सकते हैं, 103 आ जाएगा। 125 को 128, सॉरी 128 में से 25 घटा देंगे, 103 आएगा। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं अब, मुश्किल नहीं था। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको कीजिए जल्दी से। ये सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक नियमित पंचभुज की भुजा बी ए और डी ई को एफ पर मिलाने के लिए विस्तारित किया गया, यानी कि एक्सटेंड किया गया। तो एंगल ई एफ ए पूछ रहा है। तो पहले एक हम रेगुलर पेंटागन बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे कि क्या है, ठीक है। देखिए पेंटागन यानी कि 5 भुजाओं वाला, तो 5 भुजा वाला हम ऐसे ही बना देते हैं। इसके बदले ये मैंने 2 साइड खींच लिया, और ये तीसरा, ये चौथा, और फिर ये पांचवा, मैंने एक पेंटागन बना लिया, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं कि ये ए है, फिर बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है। ये एक पेंटागन हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि बी ए और डी ई को एफ पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। बी ए यानी कि इसको आगे प्रोड्यूस किया गया, इसको भी आगे डीई को भी प्रोड्यूस किया गया। कहाँ पर मिलने के लिए दोस्तों, एफ पर मिलने के लिए, तो ये एफ पर मिल गया। अब सवाल में कह रहा है कि ई एफ ए बताओ, यानी कि ये वाला एंगल बताओ कि ये एंगल कितना होगा। मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि पहले पेंटागन का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 108 डिग्री आपको पता होगा। अगर नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण अगर आप निकालेंगे, बाह्य कोण का मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। पेंटागन का प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। पेंटागन या फिर कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, तो बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है, ठीक है, पॉलीगन का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो होता है 360 और अपॉन का एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स, जहाँ एन क्या है, भुजाओं की संख्या। तो अगर ये पेंटागन है यानी कि इसमें 5 भुजाएं हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये बाह्य कोण 72 है, ठीक है।
अब ये अगर बाह्य कोण 72 है तो ये भी बाह्य कोण ही है, ये भी 72 ही होगा, लेकिन हमें एक की ही ज़रूरत है तो हम एक ही लिखेंगे। अब देखो ये अगर 72 है दोस्तों तो ये कितना होगा, 108 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक लाइन है, बी से एफ तक एक लाइन है, और एक लाइन पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से एक साइड 72 हो गया, तो एक साइड हम 180 में से 72 घटा देंगे, 108 होगा, और ये 108 होगा तो ये भी 108 होगा, सीधी सी बात है। ये वाला भी 108 होगा। कैसे? क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन में किसी भी रेगुलर जो पॉलीगन होता है उसमें सारे एंगल सेम होते हैं, ठीक है, चाहे बाह्य कोण हो या फिर अंतः कोण हो, वो अंतः कोण, हर एक अंतः कोण बराबर होंगे, और बाह्य की बात करें तो हर एक बाह्य कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर दोनों 108 डिग्री हो गया, और फिर से हम वही बात बोलेंगे दोस्तों कि हमसे ये एंगल पूछ रहा है, जैसे ये एक्स है, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ कि ये अगर एक्स है तो एक्स का मान पूछ रहा है, और इसमें देखो ये जो 108 डिग्री है, क्या ये बाह्य कोण नहीं है? बताओ, ये 108 डिग्री बाह्य कोण नहीं है। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 108 जो होगा ये एक्चुअली में x प्लस 72 के बराबर है। ये 72 और ये x, इसको जोड़ने से 108 आएगा, क्योंकि 108 बाह्य कोण है। इस त्रिभुज में देखो, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये 108 क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण हमेशा अंतः दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा। 72 को ले जाके घटा दीजिएगा, 36। आगे बढ़ें, अब अगले सवाल पर आते हैं। देखें दोस्त, इस सवाल में आपको बोला गया है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC सिमिलर हैं, ठीक है। दो त्रिभुज हैं, मैं बना लेता हूं। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया DEF, और एक त्रिभुज हो गया अपना ABC, ठीक है। ये हो गया अपना A, B और C। अब ये कह रहा है कि ये सिमिलर हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि सिमिलर हैं। दोनों का क्षेत्रफल दिया है आपको कि DEF का क्षेत्रफल 9 है, यानी कि इसका एरिया 9 है, ठीक है। DEF का एरिया क्या है, 9 है, ध्यान रखिए। नहीं, ABC का 9 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ABC का जो एरिया है ये 9 है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलो, ABC का एरिया 9 है, तो मैं ABC को 9 लिख देता हूँ। इसका एरिया जो है, एक मिनट, इसका एरिया 9 है, और इसका एरिया कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब हमें ये दिया है कि BC जो है 2.1 है। BC का मतलब ये 2.1 है, तो हमसे EF का लेंथ पूछ रहा है, यानी कि ये अगर x है तो x का लेंथ पूछ रहा है। अच्छा, आपको ये पता होगा दोस्तों कि साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो आता है। जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसका वर्गमूल निकालने पर साइड का अनुपात आता है, यानी कि भुजा का अनुपात आता है। और अगर भुजा का अनुपात पता है तो उसका स्क्वायर निकालने पर, यानी कि वर्ग करने पर, हमें क्षेत्रफल का अनुपात मिलता है। तो हमें यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो तो पता है, तो साइड रेशियो निकालने के लिए हम उसका रूट निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। तो हम साइड रेशियो में लिख रहा हूँ कि देखो x बटा, अगर मैं 2.1 लिखूँ, यानी कि साइड का अनुपात लिखूँ, भुजा का अनुपात, तो ये क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होगा, इसके वर्गमूल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से मैं x इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकता हूँ 12 का वर्गमूल, तो इसको काटा देते हैं, ये 3 या 9, और ये, या 12 का वर्गमूल मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट। चलो, 12 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2√3, और नीचे हो गया हमारे पास 9 का वर्गमूल 3, और गुणा का ये 2.1, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10, और ये 2×5 = 10 हो गया, और ये 3×7 = 21 हो गया। तो हमारे पास बच गया 7√3 और बटा का 5, 7√3/5, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब मुश्किल सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, त्रिभुज ABC में डी और ई क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। यदि AB 10.8 सेंटीमीटर है, BE है 14.4 सेंटीमीटर, AB और BE जो है समकोण पर G पर प्रतिच्छेद करते हैं, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक एरर है, आप इसको सुधार लीजिए। क्या एरर है, यहाँ पर AB नहीं होगा, AB के बदले में AD होगा, ठीक है। ये आप सुधार लीजिए कि यहाँ पे AD है। इंग्लिश में भी आप कहें कि ये AB नहीं है, AD है। AD की वैल्यू 10.8 है, ठीक है। ये आप मिला लीजिएगा पेपर से, मैंने पेपर से ही मिलाया है, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो चलिए देखिए सवाल क्या है यहाँ पर। पहले तो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज मैं बना देता हूँ सिंपल सा। ये मान लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और इसको भी और ऊपर बनाने में भलाई है, तो मैंने यहाँ बना दिया। अब इसमें आपसे क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि ये A है, ये B है, ये C है, और इसमें D और E BC और AC के मध्य बिंदु हैं। यानी कि BC का मध्य बिंदु कौन सा है, देखो D जो है ये BC का मध्य बिंदु है, तो ये हो गया D।
और AC का मध्य बिंदु है E, ये E हो गया। अब ये कह रहा है कि AD और BE समकोण पर काटते हैं, तो AD मैं पहले मिला लेता हूँ और इधर से BE भी मिला देता हूँ, और ये समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये हर एक जो बीच में कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ये कोण आप कोई भी कोण ले लो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये बात कंप्लीट है। अब आप एक बात यहाँ पर समझिए, हमसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। पहले आप एक बात यहाँ पे समझ लो कि D क्या है, मिड पॉइंट था, E भी मिड पॉइंट था, यानी कि मध्य बिंदु थे। अगर D मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है शीर्ष को, वो क्या होती है, माध्यिका होती है, यानी कि मीडियन होती है। तो चूंकि D और E मध्य बिंदु हैं, इसीलिए AD और AB क्या हो गए, मीडियन हो गए, यानी कि माध्यिका हो गए। और अगर ये माध्यिका है तो डेफिनेटली ये 2:1 में बटेंगे, और ये भी 2:1 में बटेगा, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक होता है, वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। और यहाँ पर G जो है ये सेंट्रॉइड ही है, ठीक है। यहाँ पर G क्या है, सेंट्रॉइड है, क्योंकि माध्यिका वहाँ पे कट कर रही हैं। अब देखो, अगर ये G केंद्रक है तो G AD को और BE को दोनों के ही 2:1 में बांटेगा। तो अगर मैं यहाँ से AG का मान निकाल लूँ और BG का मान निकाल लूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कहीं ना कहीं कि अगर ये त्रिभुज है दोस्तों, और इसमें तीनों माध्यिकाओं को मैं इसको आधा खींचता हूँ, इसको आधा खींचता हूँ, इसको आधा खींचता हूँ, और ये G क्या है, यहाँ पर सेंट्रॉइड है, G क्या है, केंद्रक है। तो ऐसे में इसका जितना एरिया होता है उतना ही इसका भी एरिया होता है, और उतना ही इस त्रिभुज का एरिया होता है, यानी कि त्रिभुज 3 बराबर भागों में बढ़ता है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। अगर त्रिभुज 3 बराबर भागों में बढ़ता है तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसका मान निकाल लूँ, त्रिभुज BGA का क्षेत्रफल अगर निकाल लूँ, तो इसको 3 से गुना करने पर पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। सवाल के हिसाब से यहाँ पर कोण जो बना है ये 90 डिग्री का बना है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब अगर मैं AG की बात करूँ कि AG कितना होगा, तो आप कहेंगे कि AG निकालना आसान है। कैसे? देखो, A से D तक तो टोटल 3 यूनिट होता है, और हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए दोस्तों? तो आप बोलेंगे AG, यानी कि केवल 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें 2/3 चाहिए किसका, AD का। और AD का लेंथ हमें सवाल में दिया है 10.8, मैंने शुरू में ही बताया था। ये 3 से काटिएगा, 36 या 108 होता है, तो 36 दूना 72, यानी कि 7.2 आ गया AG की वैल्यू, ठीक है। AG की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 7.2 आ गया। आप चाहे तो इसको बाद में भी काट सकते हैं, एक ही बार मैंने यहीं पर काट दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में भी इसको काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये चाहो तो हम एक ही बार वैल्यू क्यों ना लिख लें, इसको हटाओ, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर अलग अलग निकालने की ज़रूरत पड़ी तो। मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का, ये डायरेक्ट होगा 3 टाइम्स ऑफ त्रिभुज किसका, ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, और बेस का मतलब हम मान लेते हैं, जैसे BG को, मैं BG को बेस मान रहा हूँ, तो BG की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 2/3 किसका होगा दोस्तों? 2/3 होगा पूरा BE का, और BE सवाल में दे रखा है 14.4। और फिर इंटू हम AG लिखेंगे, ये AG हाइट के बदले में। तो AG किसका है दोस्तों? AG है 2/3 किसका, AD का, और AD कितना है 10.8। बस यही कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ से DS लगा लो, या जो मन वो कर लो आप, जैसे आपको सुविधा लगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो, ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसीलिए मैं पहले नहीं काट रहा था। और 3 से अगर इसको काटे तो ये 36 या 108 होगा, 3.6। इज इट क्लियर? कहीं पर छूट रहा है क्या कुछ? 10 पॉइंट इतना बाई 2, और ये 2, और 1/2, और 3 भी कर दिया हमने। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अच्छा, एक 2 बच रहा है यहाँ पर ना, एक 2 यहाँ पे बच रहा है। देखो, अब हमें गुना करना है, तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये हो गया 144, यहाँ पर पॉइंट है, और गुना का ये 36 दूना 72, यानी कि 7.2। अब देखो, ये 4 दूना 8, यानी कि यूनिट डिजिट 8 आएगा, और वो किस में है? ऑप्शन A में है। मैंने केवल यूनिट डिजिट चेक किया है और कुछ नहीं। यूनिट डिजिट आप शुरू से ही चेक कर सकते थे, जब यूनिट डिजिट ही लिखना था तो गुना करने की ज़रूरत ही नहीं बन रही थी। जब हमने देख लिया कि ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है, जैसे 2 ही ऑप्शन के अलग अलग हैं, तो पहले हम चेक कर लेते हैं यहीं पर कि क्या इकाई का अंक कहीं एक ही ऑप्शन में तो नहीं सेट बैठ रहा है। जैसे इसमें देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 6 है। तो 4 दूना 8, और 8 छिंग कितना होता है? 48। तो लास्ट में 8 आएगा, और लास्ट में 8 किस ऑप्शन में है? A में। तो ऑप्शन A अपना सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे इस सवाल में आपको क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। तो पहले एक त्रिभुज ही बना लेते हैं, क्यों?
तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले, जिसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने ये त्रिभुज बना लिया, इसमें एंगल सी ये वाला 90 डिग्री है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर वाले को भी ए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे भी ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। सी पर 90 डिग्री है। ओके, अब ये कह रहा है दोस्तों कि ए सी और बी सी पर क्रमशः पी और क्यू दो पॉइंट है। ए सी पर एक पॉइंट पी है, तो ए सी पर मैं एक पॉइंट पी मान लेता हूँ, और बी सी पर एक पॉइंट क्यू है, तो इस पर मैंने एक पॉइंट क्यू मान लिया। अब ये कह रहा है कि ए पी और पी सी का जो रेशियो है, या फिर बी क्यू और क्यू सी का जो रेशियो है, ये 1:2 है। यानी कि ए पी से पी सी ये 1 है। तो एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज करने दो थोड़ा। देखो ये 1 यूनिट है, अगर ये वाला 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। वैसे ही यहाँ पे ये 1 है, अगर बी क्यू 1 होगा, बी क्यू अगर 1 है तो ये कितना है, 2 है। ये बात कह रहा है। अब इसमें देखिए एक बात और, इसमें हमसे कह रहा है कि ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर यानी कि ये वाला, ये ए क्यू है, थोड़ा मैं सही खींचने की कोशिश करता हूँ। ए क्यू का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर, और बाई हमसे पूछ रहा है किसका, ए बी का स्क्वायर। तो इजीली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो अगर आप पी बी का स्क्वायर लिखो, देखो अगर मैं पी बी का स्क्वायर लिखूँ डायरेक्ट, पी बी का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कि पी बी का स्क्वायर जो होगा ये पी सी का स्क्वायर और प्लस सी और प्लस बी का स्क्वायर, यही होगा समकोण त्रिभुज में। पी बी क्या है, कर्ण है यहाँ पर, तो कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हम कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 4 ये 13 बन गया। ठीक है, ये इजली मैंने लिख दिया कि ये 13 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप ए क्यू का स्क्वायर लिखते हैं, ए क्यू का स्क्वायर, तो ये भी 13 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी ये 3 है और ये 2 है। तो 3 3 9 और 2 दूना 4, ये भी 13 आएगा। अब अगर मैं ए बी का स्क्वायर लिख दूं दोस्तों, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना होगा बताओ, ए बी का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर लिख दीजिए। ए सी यानी कि 3 का स्क्वायर और वो भी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और वो भी 9 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 18। तो हमसे जो पूछ रहा है, देखो हमसे ये पूछ रहा है कि ए क्यू का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर, तो ये दोनों 13 13 है, तो ये 26 आ गया। और बटा ए बी का स्क्वायर यानी कि 18, इसको काटेंगे तो 13 दूना 26 और 9 दूना 18, तो 13/9 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, मुश्किल नहीं। ये सवाल देखो दोस्त, इसमें बोला गया है आपको कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू है 84 डिग्री, आर है 48 डिग्री, और पी एस जो है ये लंब है क्यू एस पर, और कोण पी का जो द्विभाजक है वो टी पर क्यू आर से मिलता है, तो एस पी टी। ये आपको डायरेक्ट पता होगा, तो इनके अंतर का आधा होता है। इनके अंतर का आधा कीजिएगा तो 48 84 में से घटाइएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, इसमें से और आपको 6 और 6 12 घटाना पड़ेगा, 36 का आधा 18, 18 डिग्री इसका आंसर होगा। आपको केस नहीं याद है तो आप याद रखिए कि अगर ये एक त्रिभुज है और इसमें ये एंगल बाई सेक्टर है, मान लीजिए ये एंगल बाई सेक्टर है, और यहाँ पर एक लंब खींच दिया जाए, ये वाला लंब है। ठीक है, लंब ऐसे नहीं, मैंने उल्टा खींच दिया एक्चुअली में। ठीक है, मान लीजिए ये लंब खींचा गया है और ये एंगल बाई सेक्टर है दोस्तों, ये वाला एंगल बाई सेक्टर है। तो इनके बीच का जो ये कोण होता है, ये वाला कोण इस कोण के, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, तो ये बीच वाला जो कोण बन रहा है, जैसे मैं थीटा लिख रहा हूँ, तो थीटा जो होता है ये एक्स माइनस वाई का आधा होता है, आपको पता होना चाहिए। और ये सेम केस वहीं पर है, वही है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें ये बोला गया है कि कोण क्यू 84 है, यानी कि ये वाला लेट से 84 है, और ये आपका 48 है, और आपका ये कितना है, पी है, और ये एस है, और ये टी है। नहीं नहीं नहीं, ये नाम गलत हो गया। ऊपर पी है और इधर कहीं पर एस पर लंब है। ठीक है, और ये टी पर द्विभाजक पूछता है। तो ये एस पी टी जो पूछ रहा है, ये दोनों कोण के अंतर का आधा होता है, ये आपको पता होगा, ये बेसिक सा सवाल है। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगा। अब ये देखो अंतः कोण वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में ओ अंतः केंद्र है। त्रिभुज पी क्यू आर एक मैं बना देता हूँ, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, पी क्यू और आर। अब इसमें अंतः केंद्र यानी कि यहाँ पे इन सेंटर आई दे दिया गया है। ठीक है, और पी कितना है, 42 है। ठीक है, और अंतः केंद्र ओ है, यानी कि आई के बदले यहाँ पर ओ दिया गया है। तो हमसे क्यू ओ आर पूछ रहा है, ये वाला। आपको पता होगा कि एंगल क्यू ओ आर क्या होता है दोस्तों, 90 प्लस ए बाई 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 और प्लस ए, यानी कि यहाँ पर 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 जोड़ेंगे तो 111 डिग्री आएगा। अपना 111 अपने आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। तो ये आसान तरीका है, ये आपने पहले पढ़ा होगा।
अगला सवाल देखें दोस्त, इसमें कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में व्यास ए बी को वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी तक निर्मित किया जाता है, यानी कि खींचा जाता है। पीटी वृत्त पर स्थित बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है। एंगल बी पी टी, यहाँ पर ध्यान दें, एंगल बी पी टी लिखा है यहाँ पर। एंगल बी पी टी कह रहा है कि एंगल बी पी टी 36 डिग्री है, तो एंगल बी सी पी क्या होगा। तो पहले जल्दी से एक हम बनाते हैं सर्कल, ठीक है। तो मान लो मैंने ये एक सर्कल अच्छा नहीं बनाया, अभी अच्छा बनाता हूँ। जैसे ये हो गया मान लो सर्कल, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है आपसे कि व्यास जो है वो ए बी है, उसको बढ़ाया गया है बाहर पॉइंट सी तक, ठीक है। और सी से इस पर एक यहाँ पर स्पर्श रेखा भी खींचा गया है, जो कि सही से नहीं खींच पा रहा हूँ मैं अभी। तो मान लो मैंने ये स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब त्रिभुज भी मैं बना ही देता हूँ, बाद में समझने के टाइम पर अब देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो सिनेरियो है उसको मैंने फिगर आउट कर दिया है। अब देखिए ये ए बी था, व्यास था, इसको बढ़ाया गया है कहाँ तक, पी तक, ठीक है। और पी टी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब इसमें आपको ये दिया गया है कि बी पी टी 36 डिग्री है, बी पी टी यानी कि ये एंगल जो है ये 36 है। मैं साफ सुथरा थोड़ा लिखता हूँ इसको, 36 आप समझ जाते तो अच्छा होता। एक मिनट, ये एंगल 36 है, ठीक है। और हमसे पूछ कौन सा रहा है, हमसे पूछ रहा है एंगल बी सी और पी। सी कहाँ है इसमें, अब सी कहाँ है भाई, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है। अच्छा ये टी नहीं है, ये सी है, ये वाला सी है हमारा, ये एक मिनट, यहाँ पर सी है हमारे पास, ये सी है। तो हमसे पूछा है बी सी और पी, यानी कि ये एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना है। अच्छा मान लो इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्या बताओ। आपने ये पढ़ा हुआ कि किसी भी वृत्त में अगर ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पर हम त्रिभुज बना देते हैं तो ये जो कोण होता है थीटा, इतना ही ये वाला कोण भी होता है थीटा। तो इस हिसाब से चूंकि ये एक स्पर्श रेखा है, देखो बी से पी से टी, मान लो ये मैंने पी टी खींच दिया, तो पी टी एक स्पर्श रेखा है, इसीलिए ये अगर कोण थीटा होगा तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये कोण अगर थीटा हो गया तो एक बार पहले मैं इसको मिटा दूं, लिखने के लिए जगह बन जाए बस। देखो अगर ये थीटा बन गया और ये भी थीटा है तो ये कोण तो 90 डिग्री होगा, आपको पता होगा ये आधा कोण, मैं केवल इतना बात कर रहा हूँ, एक मिनट, केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, और ए बी सी जो है यहाँ पर अर्धवृत्त में बना कोण है। सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है दैट इज राइट एंगल, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इजिली यहाँ पर आप चाहें तो जो मन जैसे मन वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आप वैसे भी रख के निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है। त्रिभुज कौन सा, जैसे आप ए सी पी ले लीजिए, देखिए त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी पी की बात कर रहा हूँ, इसमें तीनों कोण का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो देखो दो बार तो थीटा है, एक बार 90 है और एक बार 36 है, सबको जोड़ लो तो दो बार थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 थीटा हो जाएगा। इस 90 को हटा दो, अगर इस 90 को हटा दो तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि 2 थीटा जो होगा ये होगा 90 और माइनस का 36 के बराबर। तो 2 थीटा 90 में से अगर 36 घटाते हैं तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 डिग्री। 27 अपना आंसर होगा, ठीक है, 27 डिग्री। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, सबको जोड़ करके बराबर 180 रखिए, फिर निकालिए, वही आएगा आंसर। एक ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि कोण ए माइनस कोण बी 33 है और कोण बी माइनस कोण सी 18 डिग्री है, तो त्रिभुज में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल बताओ। देखो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल निकालना आसान है। यहाँ पर कैसे, पहले तो मैं ये कह लूँ कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि इट मस्ट बी एंगल ए प्लस एंगल बी एंड एंगल सी। ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब ये जो पहला इक्वेशन दिया गया है, यहाँ से मान लो मैं बी के टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बी के टर्म में, तो एंगल ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 33 प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने ए के बदले में लिख दिया कि ए कितना है जी, 33 और प्लस का बी है, और ये बी पहले से ही मैं छोड़ देता हूँ अपना, और सी को भी हम बी के टर्म में लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, बी और माइनस का 18, यही बनेगा, बी माइनस का 18 ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। एंगल सी को मैं ये लिखता हूँ और बराबर का 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों 3 टाइम्स ऑफ बी, और 33 में से 18 घटाइए, दूसरी तरफ ले जाइए तो ये 198 में से 33 जाएगा, एक्चुअली में 198 में से 33 जाएगा तो 165 बचेगा,
और यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, b की वैल्यू हो गई 55। अगर b की वैल्यू 55 है दोस्तों तो a को हम इजीली लिख सकते हैं। a यहाँ से क्या होगा, 33 प्लस b होगा, 55 प्लस b 88 आ जाएगा। और अगर मैं c की बात करता हूँ तो c कितना था दोस्तों, c था b माइनस का 18 यानी कि 55 माइनस का 18, 55 में से 18 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। अब हमसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का योगफल पूछा है सवाल में, तो सबसे बड़ा है 88 और सबसे छोटा है 37। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 88 और 37 जोड़ेंगे तो ये 125 डिग्री आ जाएगा। 125 का मतलब ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं था, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखें भाई, इसमें कह रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए ओ डी 32 है और सी ओ डी 26 डिग्री है तो ए पी डी का माप किसके बीच होगा। तो ये भी आसान सवाल है, लेकिन इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए। वैसे वो थ्योरम नहीं है, वो आप पहले से अगर बना कर लाए होंगे कभी तो डायरेक्ट एक रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए। लेकिन ऐसा चीज़ देखो, पहले तो दो आपको कॉर्ड दिया गया है तो मैं दो कॉर्ड यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे मान लो एक कॉर्ड है अपने पास कौन सा, ए बी, और एक है अपना सी डी। तो जैसे मान लो मैंने ये मान लिया कि ये ए बी है और ये मैंने मान लिया कि ये सी डी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि पहले तो नाम लिख लेते हैं कि ये ए बी है और ये क्या है, हमारा सी डी है। अब सवाल में ये कह रहा है कि ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, पॉइंट पी पर, यानी कि ये पॉइंट पी पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये मैंने बना दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब इसमें यह भी कह रहा है दोस्तों कि ए ओ डी जो कोण है वो है 32 डिग्री। ए ओ डी यानी कि ओ सेंटर है डेफिनेटली, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये ओ है। अब ए ओ डी की बात कर रहा है तो फिर से लाइन खींचने की जरूरत पड़ गई, तो मैं पहले ए से ओ तक मिलाता हूँ और फिर डी तक मिलाता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही ओ से सी तक की भी ज़रूरत है और ओ से बी तक की ज़रूरत है। मैंने सब मिला दिया, जो भी कह रहा था हमसे वो मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि एंगल ए ओ डी 32 डिग्री है। ये एंगल दिया है 32 और ये एंगल आपको दिया है 26। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि एंगल ए पी डी यानी कि ये वाले कोण का मान कितना होगा ये। अब देखो यहाँ पर ए पी डी के लिए एक आपको तरीका पता होना चाहिए, चाहे तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं इजिली। एंगल ए पी डी जो होता है ये होता है, देखो अगर ये एक्स है दोस्तों और ये वाई है तो ए पी डी इनका एवरेज होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई का आधा होता है। डायरेक्ट आप याद रखें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए पी डी जो होगा ये एक्स प्लस वाई का आधा होगा, यानी कि 26 और 32 को जोड़ेंगे तो 58 का आधा होगा। 58 का आधा कितना होता है दोस्तों, 29 डिग्री होता है। और 29 डिग्री किसके किसके बीच में है, 26 और 30 के बीच में है। ये अपना आंसर होगा। सवाल पूछ रहा था किसके किसके बीच में होगा, तो 29 आया जो कि 26 और 30 के बीच में है, इसीलिए अपना आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, इस सवाल में क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी व्यास है, पी और क्यू व्यास ए बी के समान दिशा पर वृत्त पर दो बिंदु हैं। ए क्यू और बी पी जो हैं वो सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल पी ओ क्यू 54 डिग्री है तो एंगल पी सी ए क्या होगा। आसान सवाल है, देखिए कैसे। पहले तो एक मैं चित्र से आपको बात क्लियर कर दूं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये तो बड़ा बन गया, तो मैं इधर बना लेता हूँ। जैसे ये वो वृत्त हो गया। ठीक है, बड़ा जितना बनाऊंगा उतना आसान रहेगा समझाने में, इसीलिए मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बन गया। ठीक है, हमने ये बड़ा सा बना लिया चित्र। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि ए बी व्यास है। ठीक है, यानी कि डायमीटर है। तो ए बी मैं एक व्यास बना देता हूँ। चलो ये हो गया ए बी, ये ए है और ये अपना बी है। अब इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि ए क्यू और बी पी, ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट हैं, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर पी हो गया और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये क्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी मिलाने की, क्योंकि ये कह रहा है कि ए क्यू जो है और पी बी जो है ये दोनों सी पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो मैं इनको मिला देता हूँ ताकि हमें ये पता चले कि ये सी पर कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, ये सी बन गया, ये वाला सी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका सेंटर जो है वो ओ है, केंद्र ओ है। अब ये कह रहा है कि पी ओ डी 54 डिग्री है, पी ओ क्यू 54 डिग्री है, सॉरी पी ओ क्यू 54 डिग्री है, तो इनको भी मिलाना पड़ेगा। तो मैं मिला ही देता हूँ। ठीक है, पी और ये पी ओ क्यू 54 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये है 54। तो ये 54 बन गया। अब सवाल में देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे आपको ये बोला गया है दोस्तों
कि एंगल पी सी ए बताइए, पी सी ए यानी कि ये वाला एंगल बताइए कि क्या होगा। कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे। देखो पहले तो हम ये कह देते हैं कि अगर इसको मैं मिला दूं इससे, देखिए इस वाले को लाइन को मैं इससे ज्वाइन कर दूं, तो आप ये कहेंगे दोस्तों कि इस कॉर्ड को आप ध्यान से देखिए, इस कॉर्ड को नहीं, इसको देखिए, देखिए ये जो ये वाली चाप है ये, ठीक है, यानी कि पी क्यू जो चाप है, एक मिनट देखिए, जो ये चाप है पी क्यू दोस्तों, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये सेंटर पर कौन बना रहा है, 54 डिग्री का। अगर ये सेंटर पर 54 बना रहा है तो परिधि पर यानी कि यहाँ पे कितना बनाएगा, परिधि पर सेंटर का आधा बनाता है। देखो पी क्यू ही दोनों कौन बना रहे हैं, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पी क्यू ही सेंटर पर कौन 54 बना रहा है और पी क्यू ही परिधि पर भी कौन बना रहा है, तो वो आधा बनाएगा, सीधी सी बात है। सेंटर का, सेंटर पे 54 है तो यहाँ पे कितना बना देगा दोस्तों, 27 बना देगा, 54 का आधा। अब अगर आपको पी सी ए बताना है तो पहले ये कोण आपको पता होगा कि ये कोण कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और पी, त्रिभुज ए बी पी समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, इसलिए ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, एंगल ए पी बी। अब ये 90 डिग्री हो गया तो सी को लिखना अब हमारे लिए आसान है दोस्तों। सी कितना होगा, एंगल सी अब हम इजीली लिख सकते हैं कि 90 में से हमें 27 घटाना है, और 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, इस सवाल में क्या दिया गया है आपको, इसमें बोला गया है दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी में, एक मिनट थोड़ा देर रुक जाइए, बस इसको सेट कर लें। देखिए त्रिभुज ए बी सी में एंगल डी और ई जो है वो भुजा बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, ठीक है। बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है, चलो मान लिया हमने। ए डी और बी ई समकोण पर जी पर प्रतिच्छेदित होते हैं, और ए डी जो है वो 18 डिग्री है, बी ई जो है ये 12 डिग्री है, और डी सी की लेंथ हमें बतानी है, डी सी। चलो मुश्किल नहीं है, बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखिए पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी हो गया, तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी। थोड़ा ऊपर बनाएं, बेहतर होगा, लिखने के लिए जगह मिलेगी। तो मैंने एक त्रिभुज ए बी सी बना लिया। अब इसकी खासियत क्या है भाई, त्रिभुज ए बी सी की खासियत ये है सवाल के हिसाब से कि डी और ई बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, यानी कि बी सी का मध्य बिंदु जो है ये डी है, ठीक है, और ए सी का मध्य बिंदु जो है ये ई है। अब सवाल में कह रहा है कि इनको भी मिला लीजिए, ए डी को तो मिला लिया हमने, और बी ई को भी मिला लीजिए तो मिला दिया हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में कि ये जी पर एक दूसरे को काटते हैं सवाल के हिसाब से, तो जी पर हमने इनको काट दिया। ए डी की लेंथ टोटल 18 है, ठीक है, ए डी की लेंथ 18 है, और बी ई की लेंथ कितनी है, तो बी ई की लेंथ है दोस्तों 12, और हमसे डी सी पूछ रहा है कि डी सी कितना हो। मुश्किल नहीं है, देखो सबसे पहले तो चूंकि ये डी मध्य बिंदु है, सवाल में डी क्या है, मध्य बिंदु है, इसीलिए ये और ये लेंथ बराबर होंगे, तो अगर मैं बी डी निकालूँ तो उतना ही डी सी आएगा, सीधी सी बात है। और बी डी निकालना आसान है, सवाल में ये कह रहा है दोस्तों कि ये 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढ लेंगे यहाँ पर, ये कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। अब इसके लिए सबसे आसान है और सबसे ज़रूरी है कि पहले हम इसको निकालें और इसको निकालें, तभी ट्रिपलेट निकल पाएगा या फिर बी डी निकल पाएगा। तो इनको हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले मैं बात करता हूँ बीजी की। बीजी कैसे निकालेंगे, अब चूंकि जी सेंट्रॉइड हो गया यहाँ पर, तो ये 2:1 में बांटेगा। 2:1 में बांट रहा है, तो हम कहेंगे कि हमें 2 की वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ कितना, 2 और 1 3 में से, और इंटू का कितना फाइनल बीई कितना है सवाल में 12 है, तो ये कहेंगे कि 3 चौके 12, तो ये 4 दूना 8 आ गया। और अगर मैं बात करूं दोस्तों डीजी की, तो डीजी का भी ख्याल वही है कि ये 1 यूनिट होगा, ये वाला तो ये 2 यूनिट होगा, यानी कि हमें अब बीजी निकालना है, यानी कि 1 यूनिट निकालना है आउट ऑफ 3 यूनिट, ये 2 और 1 3 में से हमें 1 चाहिए। और इंटू का कितना दोस्तों, टोटल एडी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, एडी की वैल्यू 18 है, तो ये 3 छक 18 यानी कि 6 आ गया। अब सवाल में ये 6 दे दिया और ये 8 दे दिया, तो देखो ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, तो एक 5 का डबल आएगा यानी कि 10। तो ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा, 10, और 10 अपने आंसर होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने 8 और 6 दो वैल्यू अगर निकाल लिया त्रिभुज में, एक 8 है एक 6 है, तो एक 10 ही होगा, 3 4 5 का डबल है, ट्रिपलेट याद होगा आपको, ठीक है। और अगर ये 10 है बी डी, तो डी सी भी 10 ही होगा, क्योंकि डी मध्य बिंदु है, तो ये दोनों तरफ बराबर बराबर बनेगा कौन। ये सवाल देखो, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर
बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी जो है ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी है, एंगल ए 80 है, एंगल सी 38 है, तो एंगल ए डी बी क्या होगा। चलो देखते हैं क्या ख्याल है। पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, चूंकि त्रिभुज की खासा जरूरत है इसमें। ये त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया मान लीजिए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब सवाल में कह रहा है दोस्तों कि ए डी एक डी एक पॉइंट है, ठीक है, डी बी सी पर एक पॉइंट है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये डी हो गया। अब सवाल में ये कह रहा है आपको, सवाल में क्या बोला गया है दोस्तों कि एंगल सी 38 है, दिस वन इज 38, एंड एंगल ए 80 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है दोस्तों 80 डिग्री है, 80। अब ये कह रहा है कि एंगल डी सॉरी ए डी बी बताइए, ए डी बी यानी कि ये एंगल बताइए कितना होगा। और ये भी दिया है इसमें कि एंगल ए डी सी जो है, ए डी सी देखिए ए डी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये बी ए डी का डबल है, बी ए और डी, बी ए डी यानी कि ये अगर थीटा है दोस्तों तो ये कितना होगा 2 थीटा होगा। तो मैं फिर ये कहूँगा कि दोस्तों ये भी थीटा हो गया, फिर सीधी सी बात है, क्योंकि ये बाह्य कोण अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 2 थीटा है और ये थीटा है तो ये भी थीटा होना पड़ेगा, तभी तो वो 2 थीटा बनेगा, सीधी सी बात है। चलो अब देखते हैं किसकी ज़रूरत है हमें। हमें ज़रूरत है पहले ए डी बी बताने की, ए डी बी, और इसके लिए ज़रूरत है कि थीटा का मान हमें पता चल जाए। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर अगर ये थीटा है और ये 80 है और ये 38 है, तो थीटा तो हम इजीली लिख सकते हैं दोस्तों कि थीटा कितना होगा। तो आप बोलेंगे थीटा होगा दोस्तों 180 में से 80 और 38 घटा दो, तो 180 में से पहले 80 घटा देंगे तो 100, और 100 में से 38 घटा देंगे तो पहले 30 घटा दो, तो बचेगा 70, 8 और घटा दो तो कितना बचेगा 62। थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 62 आ गया। अब थीटा का मान अगर 62 आ गया तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी जो होगा ये 180 और माइनस का ये 2 थीटा होगा। 2 थीटा मतलब 62 का डबल कितना 124, और 124 घटाइएगा तो 56 आएगा। 56 का मतलब दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए भाई, यहाँ पे कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त तक खींची गई जो भेदिका है, यानी कि भेदिका का मतलब इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है, सेकेंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड या फिर छेदक रेखा बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है, वो वृत्त को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि OP है 17 और PA है 12 और PB है 22.5, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। मुश्किल सवाल नहीं लग रहा है, तो चलो एक बार पहले डायग्राम से बात को क्लियर करते हैं। डायग्राम पहले क्लियर बना लें, उसके बाद बात करेंगे। तो एक पहले सर्कल की ज़रूरत है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वो सर्कल है जो कि गलत जगह बन गया, तो ये मान लो वो सर्कल है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है सबसे पहले सर्कल में कि बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त तक खींची गई भेदिका PAB है, ठीक है। तो PAB एक हम यहाँ पर खींच लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये PAB है, ठीक है। और एक हमें PT स्पर्श रेखा भी दी गई है, तो ये मैंने PT बना लिया, ठीक है। और इसको भी खींच लेते हैं, जिसकी जिसकी ज़रूरत है मैंने पहले ही सबको खींच लिया। अब बात करते हैं आगे, नाम लिखते हैं इसमें, ठीक है। अब नामकरण करेंगे इजीली। देखिए इसमें ये कह रहा है कि ये P है, ये A है और ये B है, तो जैसे सवाल में बोला है वैसे मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है दोस्तों कि OP है 17, ये O है, तो OP ये कितना दे दिया 17 दे दिया, मैंने 17 मान भी लिया। P से B तक 22.5 है और PA केवल 12 है, ये केवल 12 है, ठीक है, और ये टोटल कितनी है 22.5 है। और हमसे ये T दिया हुआ है, ठीक है। हमसे रेडियस पूछ रहा है कि OT कितना हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, जो भी पूछ रहा है वो निकालेंगे। इसके लिए ज़रूरत है हम किसकी वैल्यू पहले निकालें दोस्तों, PT की, क्योंकि ये 90 डिग्री का कौन बनेगा। आपको पता होगा कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए हम R का मान इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्रिपलेट लगाएंगे या फिर पाइथागोरस हम लगाएंगे और निकाल लेंगे R की वैल्यू को, लेकिन उसके लिए PT चाहिए हमें। ये PT कितना होगा ये चाहिए, और PT के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, कभी ना कभी आप पढ़े होंगे कि जो PT स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है PA और इंटू का PB। दिस वन इज द डायरेक्ट फार्मूला ऑफ PT स्क्वायर। तो हम गुना कर लेते हैं, PB कितना है 22.5 यानी कि 22.5, और गुना का PA कितना है 12, 12 से गुना करोगे इसको तो 12 × 50 = 60 का जीरो तो हट जाएगा, फिर 12
को 22 से गुना कर लेते हैं एक ही बार और 6 जोड़ लेंगे। 12 को 22 से गुना करना आसान है, 12 को 10 से करेंगे 220 और 22 दूना 44 यानी कि 264 हो गया। और एक बार हमें और 6 जोड़ना था तो ये 270 आ गया। दिस वन इज 270। अब हमें निकालना है डायरेक्ट आर, तो हम आर दोस्तों कैसे लिख सकते हैं? आर इक्वल टू देखो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? ओपी, ओपी यानी कि 17 का स्क्वायर 279 और माइनस का पीटी का स्क्वायर, तो पीटी का स्क्वायर 270 हमने निकाल ही लिया है। बस ये निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा? √19 आ जाएगा 19। बस यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। मुश्किल तो नहीं था मुझे जहाँ तक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि, और है कुछ छूट गया है, इंग्लिश वाला ठीक लग रहा है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि डी और ई ऐसे पॉइंट्स हैं ए बी पर और ए सी पर। ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई दो पॉइंट हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है और डी ई और बी सी का जो रेशियो है वो 6:7 भी है। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रेपिजम बी सी ई डी का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूँ अगर कुछ भी आपको परेशानी आ रहा है तो। एक त्रिभुज है, मैंने ये त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज में आपसे ये कह रहा है कि डी ई एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट हैं, तो मैं यहाँ पे डायग्राम ही डायरेक्ट बना लेता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कॉमन सा सवाल है, आपने पढ़ा होगा पहले। देखिए ये अगर इसके पैरेलल हो गया, सीधी सी बात है कि ऐसे केस में ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज ए बी सी क्या हो गए? समरूप हो गए, यानी कि सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए दोस्तों और ये 6 दिया है सवाल में और ये 7 दिया है, तो साइड रेशियो अगर 6 और 7 है तो एरिया का रेशियो क्या बनेगा बताओ? एरिया का रेशियो मैंने अभी बताया था आपको किसी सवाल में कि साइड के रेशियो को हम स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशियो आ जाता है। एरिया किसका किसका? देखो ए डी ई का, त्रिभुज ए डी ई का, और फिर त्रिभुज ए बी और सी का। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का। अब ये कितना है हमारे पास? देखो 6 है तो 6 का स्क्वायर ये 36 हो गया इसका एरिया। और पूरे में साइड कितना था? 7 था पूरे बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी का, तो इसका एरिया 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब 49 आ गया। अब एक मिनट, ये 49 है। अब हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि हमें ए डी ई ही बताओ और फिर ये वाला एरिया बताओ, ये वाला। तो ये वाला हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? हम 49 में से 36 को घटा देंगे तो ये पहला तो 36 रहेगा ही रहेगा, और रेशियो ये जानने के लिए हम 49 में से 36 को घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा, यानी कि 36:13। आगे बढ़ जी अगला सवाल देखो। अब इसमें कह रहा है कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि ए डी और ए ई सेम है और एंगल बी ए डी और ई ए सी भी सेम है, और ये सब आपको वैल्यू दे रखी है और हमें मान निकालना है x प्लस वाई का। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बात बनेगा। तो डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाना है तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में ये कह रहा है दोस्तों कि बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए डी और ए ई सेम है। ठीक है, तो डी और ई के लिए पहले मैं जिस तरीके से कह रहा है उस तरीके से एक क्लियर डायग्राम खींच दूँ, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है। बाकी क्या बातें दे रखी हैं? बी सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, तो बी सी पर ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। एक मिनट, ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ई है। अब ये कह रहा है कि ये इस तरीके से हैं कि ए डी और ए ई सेम है। ए डी का लेंथ और ए ई का लेंथ सेम है, ये लेंथ तो सेम हो गया। अब ये कह रहा है कि एंगल बी ए डी और ई ए सी भी सेम है। बी ए डी और ई ए सी, यानी कि ये एंगल मान लो, ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों? थीटा होगा। ये भी ठीक है, चलो ये भी मान लिया। अब ए बी हमें दिया है कि ये है 3x+1, दिस वन इज 3x+1, और हमें आगे क्या दे रखा है देखो। इसके बाद हमें दिया है ए बी 3x+1 हो गया, और हमसे ये बोल रहा है कि बी डी 9 है, बी से डी तक कितना है दोस्तों? 9 है, ये भी मान लिया। और ए डी कितना है? 34 है। ए डी 34 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ए सी 34 होगा। ठीक है, ए सी आप बना लीजिएगा थोड़ा, ए सी यानी कि ये वाला 34 है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? ए सी है y+1, ए सी ये है कितना? y+1, ये y+1 है। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अब एक बात समझो क्लियर, पहले मैं दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, किस त्रिभुज की?
मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ए बी और डी की और त्रिभुज ए ई और सी की। क्या ये दोनों सर्वांगसम नहीं दिख रहे हैं आपको, कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप देखिए पहले कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं। कैसे मैं कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ, देखो दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में एक एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, ठीक है, सेम हो गया। ये साइड भी सेम हो गया, साइड भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो कि अगर ये कोण मैं x मानता हूँ तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे थीटा प्लस एक्स। वैसे ही ये कोण अगर मान लो जितना होगा, एक मिनट इसको मिटाने दीजिए, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। एक मिनट, कुछ और दिया था, कुछ और हम छोड़ तो नहीं रहे हैं इसमें। दो साइड सेम हो गए और फिर दो एंगल भी सेम हो गए। तो यहाँ पर देखो, हाँ बिल्कुल वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक साइड और एक कोण जब सेम हो गए तो तीसरा कोण भी सेम ही होना है। देखो अब एक बात मुझे बताओ आप कि अगर ये दोनों सेम हो गए तो क्या ये वाले एंगल और ये वाले एंगल सेम नहीं होंगे? ठीक है, यानी कि ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि ये और ये साइड सेम है। तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। अब ये दोनों अगर कोण सेम है तो फिर इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी सेम होना पड़ेगा, तभी तो ये सेम होगा। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोण अगर मान लो अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, तभी तो ये वाला एक्सटर्नल कोण जो है ये वाला, ये थीटा और प्लस का अल्फा बनेगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है। और उसी तरह से ये कोण भी अब थीटा प्लस अल्फा बनना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा, तो इसके लिए ये भी अल्फा होगा। बात आशा है कि आप बात को समझ पा रहे हैं। अगर बात को समझ पा रहे हैं तो अब क्लियर है, देखो कि ये एक कोण और ये एक कोण सेम हो गया, एक साइड सेम हो गया, और ये अगला कोण अल्फा अल्फा भी सेम हो गया। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि दो कोण और एक साइड सेम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम होने के कारण कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सर्वांगसम बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण देखो ये 9 जो है ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से आप कहें कि अगर 9y+1 के बराबर है, 9 अगर y+1 के बराबर है दोस्तों, तो y कितना हो गया, 8 हो गया। फिर ये 3x+1 किसके बराबर हो गया, 34 के बराबर हो गया। अब 3x+1 अगर 34 के बराबर है दोस्तों, तो 3x 33 के बराबर होगा और x किसके बराबर होगा, 11 के। अब अगर x 11 है और y 8 है तो हमसे x+y पूछ रहा है, वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि x है हमारे पास 11 और y कितना है दोस्तों, 8। तो 8 और 11 19 होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब ये सवाल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में BC पर m और n इस प्रकार स्थित हैं, BC पर m और n इस प्रकार स्थित हैं कि AM जो है वह BC पे लंब है और AN कोने का समद्विभाजक है, MB और N के बीच में स्थित है, तो ये कोण कितना होगा। देखो ये मैंने पीछे बता रखा है इसका डिटेल में, आप इसी वीडियो को शुरू से देखिए तो समझ में आ जाएगा। इन दोनों के अंतर का आधा होगा तो 68 - 26 का आधा। आपको तरीका पता होगा कि एक एंगल बाइसेक्टर होता है और एक लंब होता है, तो उनके बीच का जो कोण बनता है वो साइड वाले का अंतर का आधा होता है। इसको घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और ये 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 42 का आधा कितना होगा दोस्तों, 21 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। ये सवाल देखिए, अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर D और E इस प्रकार स्थित हैं कि DE BC के समांतर हो गया। जब भी ये केस बने कि DE BC के समांतर हो तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज तो समरूप होगा ही होगा, और त्रिभुज समरूप होगा तो फिर से खेल वही होगा। तो पहले एक त्रिभुज बना देता हूँ समझने के लिए। मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया और DE BC के समांतर वाला खेल है, तो डेफिनेटली हमें DE भी ऐसे बनाना पड़ेगा, और वो मैंने बना लिया। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। जितना खेल है मैंने ये चित्र वाला काम तो कर दिया। अब AD 5 दे रखा है, ये कितना है, 5 है दोस्तों, और DB कितना है, 9 है, ये चीज़ 9 दे रखा है, ठीक है। AE कितना है, 4 है, तो AE को मैंने 4 मान लिया। और आपको EC पता नहीं है तो EC को मैं मान लेता हूँ कि चलो EC क्या है हमारे पास, EC को मैंने मान लिया x। अब सवाल में ये कह रहा है कि DE और EC का लेंथ बताओ। चलो DE को मैं y मान लेता हूँ, तो हमें x+y बताना है एक्चुअली में, ठीक है। और BC भी दिया है हमारे पास 15.4 BC। कोई बात नहीं है, हम रेशियो ले लेंगे। देखो जब ये सिमिलर हो गया तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। आप बोलेंगे 5 और बटा का ये टोटल, यानी कि 9 5 14। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जैसे 5 और बटा का 14 बराबर कितना होगा, y और बटा का ये 15.4, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ y बटा 15.4, और ये भी किसके बराबर हो गया, 4 और बटा ये टोटल, यानी कि 4 + x। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं एक ही बार क्यों ना AC ले लूँ, AC, तो मैं लिख देता हूँ 4 और बटा का AC, में लिख देता हूँ AC, ठीक है।
अब यहाँ से हमें वाई और ए सी को निकालने की ज़रूरत है, तो किसी भी दो को हम लेकर के शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इस दोनों को केवल लिया, ठीक है। अगर इस दोनों को हम केवल लेते हैं तो आपको पता है कि ये 14 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा 11 बार में, 1.1 टाइम्स में। तो y की वैल्यू हम ऐसे तिरछा गुना करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 पचे 55 यानी कि 5.5। y की वैल्यू तो मैंने निकाल दी 5.5, y का खेल खत्म हो गया। y यानी कि डी हमने निकाल लिया। अब हमें ज़रूरत है ईसी की। ईसी कैसे निकालेंगे, हम पहले एसी निकाल लेते हैं, फिर से वही इस्तेमाल करेंगे। ये 5/14 को इसके बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं 5/14 को इसके बराबर रखता हूँ तो मैं लिख दूंगा दोस्तों 5/14 बराबर है किसके, 1 मिनट, 5/14 जो है ये बराबर है 4/AC के, 4/AC। अब यहाँ पर आप चाहे तो काट पीट सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये कटने के लायक है। तो 14 चौके 56/5 यानी कि AC की वैल्यू 56 दूना 112, 11.2 आ गई। अब AC यानी कि ये पूरा 11.2 है, इसमें से ये 4 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.2 हो जाएगी, तभी तो 7 4 11.2 होगा। अब x की वैल्यू 7.2 और y की वैल्यू हमने निकाला है 5.5, दोनों को जोड़ना है। तो 7.2 और 5.5 जोड़ेंगे तो 7 5 12.7, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है, 12.7। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में चतुर्भुज के आंतरिक भाग में बिंदु ई इस प्रकार है कि डी ई और सी ई जो है ये डी और सी के द्विभाजक हैं, यानी कि बाइसेक्टर्स हैं। यदि बी 82 डिग्री और डी ई सी 80 डिग्री है तो कोण ए का मान बताना है। तो पहले एक चतुर्भुज ही बना लें, जैसे ये कह रहा है तो एक चतुर्भुज पहले मैं बना देता हूँ, ठीक है। नो डाउट एक चतुर्भुज तो पहले बनाएंगे। तो मान लो ये वो चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर ये कह रहा है, पहले मैं पूरा फिगर बना लूँ उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो फिगर मैंने बना दिया है। अब इसमें देखिए, ये जैसे कह रहा था कि ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, मैंने नाम रख दिया कि ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, और एक अंदर पॉइंट है कोई ई। और ये इस तरह से कि डी ई जो है ये बाइसेक्टर हो गया और सी ई भी बाइसेक्टर हो गया, यानी कि ये बराबर बराबर कोण को बांट रहे हैं, ठीक है। बराबर बराबर बांटने से मेरा मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि ये कोण मान लो x है तो ये भी x हो जाएगा, और इस कोण को अगर मैं y मानूंगा तो इसके इस साइड वाला भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और a का मान आपको दिया है, a का मान नहीं दिया है, DEC दिया है, DEC यानी कि ये दिया है 80। a तो हमसे पूछ ही रहा है, b दिया है, ये दिया है 82, ठीक है। और हमसे a पूछ रहा है कि a कितना होगा, तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर पहले एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे दोस्तों कि त्रिभुज DEC में, देखिए त्रिभुज DEC में, देखिए DEC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि x प्लस वाई मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दोस्तों कि x प्लस वाई कितना होगा, 100 डिग्री होगा। हुआ कि नहीं बताओ। देखो ये 80 और प्लस x प्लस वाई तीनों जोड़ करके 180 बनेगा, यानी कि केवल x प्लस वाई कितना होगा, 100 डिग्री होगा। और अगर मैंने ये निकाल दिया तो अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, हम ये इस्तेमाल कर लेंगे। आपको भी ज्ञात है कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ अब एंगल ए और प्लस एंगल बी के लिए 82 डिग्री, और सी के लिए हम लिखेंगे 2y, और डी के लिए क्या लिखेंगे 2x, और ये कितना हो गया 360। अब देखो मैं ये कह देता हूँ कि ये ए हो गया और प्लस ये हो गया 82, और 2x और प्लस 2y कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि x प्लस वाई केवल 100 है तो 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और इक्वल टू का 360। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 360 और माइनस का 282, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, सीधी सी बात है 78 आंसर होगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8, लास्ट का अंक 8 आएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये सवाल देखो भाई, त्रिभुज ए बी सी में डी रेखा पर, किस रेखा पर, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी जो है वो बी सी रेखा पर डी एक पॉइंट इस तरह से है कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, और एंगल बी आपको 68 दे रखा है, सी दे रखा है 52, तो बी ए डी बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आपको पहले तो ये कह दिया सीधा सीधा बात, इसमें एक आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ इसमें कह डाली इसने। क्या कह डाली दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ये कह दिया इसने, पहले मैं चित्र बना लूँ। देखिए इसमें ये कह दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और डी इस तरीके का है कि इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही बी डी और डी सी का रेशियो है। और मैंने आपको समझाया था दोस्तों
कि BD और DC का रेशियो ये AB और AC वाला कब आता है, जब ये लाइन जो है ये बाइसेक्टर का काम करे, यानी कि AD जो है ये कौन समद्विभाजक हो, एंगल बाइसेक्टर हो। तो ये जो सवाल में दिया है ये देखकर आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों, ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि अगर AB बाई AC जो है, यानी कि AB और AC का रेशियो BD और DC के रेशियो के बराबर है, इसका मतलब AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। सीधी सी बात है, ये क्या है, कौन समद्विभाजक है। और अगर ये कौन समद्विभाजक है तो हमसे पूछा गया है BAD, यानी कि ये कोण कितना होगा, एक्स वाला। तो सीधी सी बात है, ए का आधा होगा, और कोण ए तो हम लिख ही सकते हैं कि ए कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, 180 में से ये बी वाला और सी वाला घटा देंगे। बी और सी हमें सवाल में ही दिया है कि सी 52 है और बी 68 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 12 120 आ गया, यानी कि एंगल ए केवल 60 आ गया। तो एक्स कितना होगा, 30 होगा, उसका आधा, क्योंकि वो बाइसेक्टर है, एडी बाइसेक्टर है। बस आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है दोस्तों कि दिए गए चित्र में एंगल डी बी सी 65 है, डी और बी और सी ये कितना है दोस्तों, 65 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बी ए सी कितना है, 35 डिग्री है। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या मैं चित्र को, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं है, जितना हो गया हो गया। तो ये एंगल जो था दोस्तों ये 65 था, ठीक है। और बी ए सी 35 है, बी ए और सी, बी ए सी ये कितना है दोस्तों, ये वाला एंगल 35 है। चलो ये भी बना लिया। अब हमसे ये कह रहा है कि हाँ ए बी और बी सी भी सेम है। अच्छा देखो, ए बी और बी सी अगर सेम हो गया तो क्या ये वाला कोण भी 35 नहीं होगा। मैं बड़ा चित्र खुद से बना लेता हूँ, ये काफ़ी छोटा चित्र लग रहा है मुझे, तो मैं बड़ा बना लेता हूँ जिससे आसानी होगी मुझे समझने में और आपको भी समझाने में, ठीक है। तो मैंने ये इतना बड़ा चित्र बना लिया, ठीक है। अब ये जैसे कह रहा है, जैसे लाइनिंग वाइनिंग है, मैं वैसे बना लेता हूँ यहाँ पर इसके अंदर। तो एक मैंने ये बना दिया, एक मिनट, ये हो गया। जिस तरह से है मैं उस तरह से बना देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ई है। अब ये हमारे पास 35 डिग्री है। देखो अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब ये हमारे पास कोण कितना है दोस्तों, 35 है, और ये कोण हमारे पास 65 था, दिस वन इज 65। अब ये कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन सेम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सवाल में ए बी और बी सी को सेम कर दिया। ए बी और बी सी अगर सेम है तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण भी कितना आ जाएगा, अपने हिसाब से 35 आ जाएगा। अब हमसे ये कह रहा है कि हमें ई सी डी बताओ, ई सी और डी, यानी कि ये थीटा जो मैंने लिखा है ये एंगल बताओ, थीटा कितना होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर थीटा बताना है भाई तो सीधी सी बात है कि हमें इस त्रिभुज में कोई दो कोण पता करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये दो कोण पता चल जाएगा तो तीसरा भी इजीली हम निकाल सकते हैं। दो कोण पता चल जाए तो तीसरा 180 में से घटाकर निकाल लेंगे, और कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो दो कोण हम निकाल सकते हैं इजीली। अब कैसे निकालेंगे आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो डी कोण जो है दोस्तों ये भी 35 ही होगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों ही किसके द्वारा बन रहा है कोण दोस्तों, बीसी चाप के द्वारा बन रहा है। जो बीसी चाप है या फिर बीसी जो जीवा है इसके द्वारा यहाँ पे 35 बना है। तो एक ही जीवा के द्वारा एक ही साइड बने हुए कोण बराबर होते हैं परिधि पर। ये 35 है तो ये भी परिधि पर 35 ही बनाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये 35 हो गया और ये थीटा हो गया। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमसे थीटा ही तो पूछा है। त्रिभुज में देखो ये 35 है, ये एक कोण है और ये कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज बी सी और डी की मैं बात कर रहा हूँ, बी सी डी। तो त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ो और 180 कर दो, बस सीधी सी बात है। दो बार 35 है, एक बार 65 है, तो 35 और 65 तो 100 हो जाएगा, 135, यानी कि थीटा और प्लस का 135 डिग्री बराबर 180 आ गया। तो थीटा कितना आएगा अपने पास, 45 डिग्री। बस खेल खत्म, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्तों कि ये जो एंगल देखो, ये जो त्रिभुज बन रहा है डी सी बी, इस त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़िए और 180 रख दीजिए और थीटा का मान निकाल लीजिए बस। अगला सवाल देखो दोस्त, इस सवाल में क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। डी सी पर बिंदु पी ऐसे स्थित है कि बी सी 24 है और डी पी 10 है, सी डी कितना है, 15 है। यदि बढ़ाई गई रेखा BC को पॉइंट Q पर प्रतिच्छेदित करती है तो AQ की लंबाई बताइए। ठीक है बता देंगे, चलो AQ की लंबाई बताते हैं भाई।
तो पहले जो जो सवाल में कहा है वो लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सेम चीज़ अप्लाई हो रहा है कि ये जो त्रिभुज है, ये पूरा वाला त्रिभुज, ध्यान से समझना, ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और इसमें इस वाले लाइन की ये एक समांतर लाइन खींचा गया है, यानी कि पैरेलल लाइन खींचा गया है। मैंने बोला था समकोण त्रिभुज में जब भी किसी एक भुजा के समांतर कोई तीसरी लाइन खींची जाए तो उससे जो नया छोटा वाला ये त्रिभुज बनेगा, ये पूरे त्रिभुज का सिमिलर होता है, यानी कि ये पूरे त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। तो इसीलिए भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ये देखते ही बात आपको दिमाग में आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए हमें डीपी दे रखा है 10, तो मैं लिख देता हूँ कि डीपी कितना है, सवाल में 10 है, ठीक है, डीपी 10 हो गया। और सी डी 15 दे रखा है, सी डी टोटल 15 है तो ये 5 हो गया, क्योंकि जब ऊपर 10 हो गया तो नीचे 5 ही हुआ, क्योंकि सी डी 15 है। सी से डी तक ये टोटल 15 है, अब ये 10 दे दिया तो ये 5 होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल में कह रहा है दोस्तों कि बी सी है 24 हमारे पास, बी सी यानी कि ये 24 है और ये 15 था तो ये भी टोटल 15 होगा, सीधी सी बात है, होगा कि नहीं। और सी क्यू हम मान लेते हैं। देखो अब हमें ए क्यू बताना है, तो कहीं ना कहीं हमें ए क्यू निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ए क्यू इजक्वल टू रूट अंडर कितना होगा दोस्तों, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस में लगा रहा हूँ, और प्लस का बी क्यू का स्क्वायर, यही बनेगा। ये ए बी स्क्वायर और प्लस ये बी क्यू स्क्वायर करेंगे तो हमें ए क्यू मिल जाएगा, लेकिन बी क्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो बी क्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही मैं टोटल दिमाग यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि हमने बी सी सवाल में दे रखा है, हमको बी सी 24 है, बस सी क्यू पता चल जाए तो हम बी से क्यू तक जानकारी निकाल सकते हैं। और जैसे ही बी क्यू निकलेगा तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। तो बी क्यू को सॉरी बी क्यू को नहीं, मैं सी क्यू को एक्स मान लेता हूँ। सी क्यू अगर एक्स होता तो मुझे पता है कि त्रिभुज पी सी और क्यू जो है ये सिमिलर है त्रिभुज ए बी और क्यू के, इसलिए भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि एक्स प्लस, देखो मैं ये कह लूँ कि एक्स और बटा का टोटल, यानी कि एक्स और प्लस का 24, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये 5/15 के बराबर होगा। ये 5 और बटा ये 15 के बराबर होगा, ठीक है, सिमिलरिटी में लगा रहा हूँ। तो यहाँ से आप कहेंगे दोस्तों कि ये 5 तियाँ 15 और 3x बराबर हो गया हमारे पास x प्लस का 24, यानी कि x कितना आ गया दोस्तों, x 6 आ जाएगा, 6 आएगा या 12 आएगा, x 12 आएगा, सॉरी x 12 आएगा ना, 24 का आधा 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 12 है, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू अगर 12 है तो इसको हटाओ और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ये 12 हो गया। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि त्रिभुज में देखिए क्या क्या हमें पता है। त्रिभुज में ए बी क्यू की बात कर रहा हूँ, ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू में एक साइड तो 15 है, एक साइड हमने निकाल लिया 24 और 12 26, और एक साइड हमें बताना है कर्ण कितना होगा, हाइपोटेनस। इनका रेशियो अगर मैं देखता हूँ तो ये देखो 3×5 = 15 और ये 5×3 = 15 कटा लेते हैं। ये कितना बन रहा है, 36 बन रहा है ना, सॉरी सॉरी 26 नहीं होगा, 36 होगा। मैं समझ रहा था कि कहीं ना कहीं एरर है। दिस वन इज 36 और हमें ये फाइनल बतानी है। तो अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 5×3 = 15 और 12×3 = 36। आपको पता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होगा, और 3 से मैंने काटा था तो 3 से वापस गुना कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 39। 39 अपना आंसर होगा, या फिर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। मैंने देखा कि ये ट्रिपलेट बन रहा है तो हाँ बन रहा है भाई, 5 12 का 3 गुना है तो एक 13 होगा, 13 का 3 गुना 39 हो गया, बस खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं अब। ये सवाल देखो भाई जल्दी से, त्रिभुज ए बी सी में आपको कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर ऐसे बिंदु स्थित हैं कि ए पी 1 है, पी बी कितना है 3 है, ए क्यू है 1.5, सी क्यू भी दे रखा है, और त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल 12 है, तो बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले तो जिस तरह का त्रिभुज दिया होगा, आप दिया है आपने देखकर ये समझ गए होंगे कि जो पी क्यू है ये इसके पैरेलल दे रखा है, और इसीलिए ये चित्र देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला, ये इस पूरे त्रिभुज का क्या है, समरूप है, यानी कि सिमिलर है, और इसीलिए साइड लेंथ का स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम साइड लेंथ पहले लिखते हैं यहाँ पर कि साइड क्या क्या है। देखो ये आपको दे रखा है सवाल में ए पी 1, यानी कि ये 1 हो गया, और पी बी आपको दे रखा है टोटल 3, यानी कि ये कितना हो गया 2। तो साइड का हम रेशियो लिख देते हैं दोस्तों। साइड का रेशियो देखो, मैं त्रिभुज ए पी और क्यू, दिस वन इज पी, और सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी, तो मैं ये लिख रहा हूँ कि साइड इसका 1 है तो इसका साइड 3 है, ये साइड का रेशियो है। इसीलिए अगर मैं एरिया की रेशियो की बात करूँ, एरिया का, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 का स्क्वायर 9,
यानी कि ये 1 यूनिट अगर ए पी क्यू का एरिया है तो 9 यूनिट टोटल का एरिया होगा, ठीक है। और हमें ए पी क्यू का 12 दे रखा है, इसका मान 12 दे रखा है और हमें बताना है 9 में से एक जाएगा तो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 8 यूनिट क्यों? क्योंकि ए बी सी त्रिभुज में से मैं ए पी क्यू को निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा जो हमें बताना है, ठीक है। ए पी क्यू यानी कि इसको मैं पूरे त्रिभुज से निकाल रहा हूँ, पूरा त्रिभुज का एरिया 9 है और इसका 1 है, 9 में से एक जाएगा तो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब एक की वैल्यू अगर 12 है दोस्तों तो 8 की वैल्यू 12 अठे कितना हो जाएगा 96 यानी कि 96। ये तो आंसर में ही नहीं है, कहीं पर एरर तो नहीं आ गया। अच्छा अच्छा, पीबी 3 था, ओ सॉरी सॉरी। यहाँ पर देखो ये पीबी 3 दे रखा है। अब देखो अगर ये पीबी 3 दे रखा है तो फिर हमें यहाँ पर भी अब एरर हो गया, ये 3 और ये 9 और ये 8, ये सब गलत हो गया। देखो ये 3 था तो ये टोटल 4 बनेगा, फिर ये 3 था तो पूरा साइड कितना हो जाएगा 4, तो पूरा एरिया 16 आ जाएगा और 16 में से एक जाएगा तो 15 की वैल्यू हमें बतानी है। एक की वैल्यू 12 है तो 15 की वैल्यू 15 को 12 से गुना करेंगे 180, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये सवाल देखो काफ़ी आसान सवाल है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण ए का मान बताओ। देखो ये 7 है, ये 8 है, इसमें भी ये 7 और 8 है और इनके बीच का एक कोण भी बराबर है, दो भुजा और एक कोण बराबर है यानी कि ये सिमिलर हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि देखो यहाँ पर दोस्तों 8 के सामने है 2x और इसमें 8 के सामने है ये वाला एंगल, तो एंगल ये सेम होंगे क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। यानी कि 2x किसके बराबर होगा दोस्तों, x और प्लस 20 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान तो 10 आ गया, लेकिन हमें बताना कितना है, x का मान 10 नहीं सॉरी 20 ही आएगा ना, x का मान तो 20 आ गया और हमें सवाल में बताना है एंगल ए का मतलब 2x, तो 2x कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा, 20 का डबल सॉरी 40। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हर एक साइड कितना है 12 है, एडी जो है वो माध्यिका है, जीडी की लंबाई ज्ञात करना है, जीडी की लंबाई ज्ञात करें यदि त्रिभुज ए बी सी में जी केंद्रक हो। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है दोस्तों तो ये ऐसा खेल हो गया कुछ इस तरीके का कि ये ए बी सी क्या है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और एडी माध्यिका है, यहाँ से ये क्या हो गया माध्यिका हो गया और इस पर ये केंद्रक हो गया जी, और ये अगर 2 है फिर तो ये 1 हो गया क्योंकि जी केंद्रक है और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हमसे जी डी पूछा है यानी कि 1 यूनिट की लेंथ पूछी है, ये कौन सी बड़ी बात पूछ दी बताओ। ये तो काफ़ी आसान बात हो गया ना हमारे लिए। आप किसी भी तरीके से, 1000 तरीके हैं इसको निकालने के, आपको जो मन में आए आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें वैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं हाइट की बात करूं, जैसे हाइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हाइट होता है, देखो इसमें हर एक साइड 12 है, हाइट होता है √3/2 और इंटू का साइड, तो √3/2 और इंटू का साइड कितना हो गया 12, ये 2×6 = 12, तो हाइट आ गया हमारे पास 2√3। और हाइट का मतलब ये 2 और 1 टोटल 3 की वैल्यू अगर 2√3 है तो हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। जीडी की लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू 6√3, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2√3, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2√3 का मतलब ऑप्शन सेकंड। ये देखिए इस सवाल में आपको कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी में ए बी है 6√3, ए सी है कितना 12 और बी सी है 6, तो कौन बी का मान बताइए, ठीक है। तो एक त्रिभुज जैसे मैं बना लेता हूँ आपके समझने के लिए कि ये ए है, अगर ये बी है और ये सी है, तो ए सी कितना है 12 है, बी सी 6 है और ये है 6√3, ठीक है। तो जब भी देखो, जब भी ऐसा काम आए कि आपसे कौन का मान पूछे तो और तीनों साइड दिया हो तो पहले तो आप साइड का रेशियो चेक करो कि कहीं ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। अगर ट्रिपलेट बन गया तो कोई कोण 90 डिग्री बन जाएगा, सीधी सी बात है, तो हम ट्रिपलेट पहले चेक करते हैं। तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा और ये कट जाएगा कितना 6×2 = 12, यानी कि एक तो आ गया हमारे पास 1, एक साइड आ गया √3 और एक कितना आ गया 2 रेशियो में। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बताओ, इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, तो आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये सेम आ जा रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रहा है। इसका मतलब कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा। तो सबसे बड़ी भुजा 12 है और इसके सामने का कोण बी है, तो ये कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसको, और अगर आपको ऐसे निकालने का मन नहीं है तो आप कोसाइन रूल यहाँ पे लगा सकते हो, वैसे भी आप निकाल लोगे। आगे बढ़ते हैं अब। ये सवाल देखिए, आप कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है, ये ए है लेट से, ये बी है, ये सी है। समकोण समद्विबाहु का मतलब ये
राइट एंगल तो है ही और साथ में आइसोसेलेस भी है, यानी कि दो साइड इक्वल भी है। मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसको अगर मैं 1 यूनिट मानूँ, इसको भी 1 यूनिट मानूँ, तो ये कितना होता है, √2 यूनिट होता है। आपको भी पता होगा 1 1 √2 होता है समद्विबाहु समकोण में, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। परिमाप जिसको पेरीमीटर आप बोलते हैं, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड, भुजाओं का योग। तो मैं भुजाओं का योग अगर यहाँ पर लिखूँ तो टोटल ये देखो, ये 1, ये 1 और ये √2, तीनों का सम कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 1 2 2 और प्लस का √2, ये होगा हमारे पास पेरीमीटर। लेकिन सवाल में पेरीमीटर कितना है, तो आप बोलेंगे 8, एक मिनट जस्ट, दिस इज 8 इंटू √2 और प्लस का 1। अब इसमें से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज √2 और प्लस का 1, और हमें इधर आ जाएगा 8 और इंटू का √2 और प्लस का 1। अब √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा, देन √2 = 8 बच जाएगा, यानी कि 8 हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा था कि कर्ण की लंबाई, कर्ण होगी, कर्ण की लंबाई कितनी होगी, हाइपोटेनस, दैट इज √2। हाइपोटेनस कर्ण जो है यहाँ पर एसी वो √2 ही है, और √2 यूनिट की वैल्यू हमने 8 निकाल लिया, यहाँ पर 8 सही उत्तर है। खेल खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस चित्र को देखकर आप इस चित्र से ही वाकिफ होंगे। सवाल में कह रहा है कि इस चित्र में ABCD जो भी है वो बाद की बात है, सब हटाओ। AB 4 है, CD है 11 और PD 15 है, तो PB की लेंथ बतानी है। आपको ऐसे केस का पूरा पूरा फॉर्मूला पता होगा कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, P से A तक लिखते हैं, फिर P से B तक लिखते हैं, फिर वैसे ही P से C तक और P से D तक। तो मैं वही काम करने वाला हूँ। देखो P से लिखूंगा A तक और फिर इंटू P से B तक। मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर P से C तक लिखेंगे और P से D तक लिख देंगे, बस इसमें वैल्यू पुट आउट कर दीजिए अब। तो आप कहेंगे दोस्तों कि PA की वैल्यू सवाल में दी हुई है कि नहीं दी हुई है, बताइए। PA हमें, एक मिनट, PA नहीं पता है क्या, नहीं पता है तो हम PA की जगह पर मान लो कि X रख लेते हैं, ठीक है। PA सवाल में नहीं दे रखा है, X रख दिया। PB तो हमें निकालना ही है, PB कोई बात नहीं है, PB निकालना है तो PB निकाल लेंगे बाद में। और हमें AB दे रखा है टोटल कितना, 4, ठीक है। AB 4 दे रखा है, तो देखिए PB हम कैसे लिख सकते हैं, P से B तक। AB अगर 4 है दोस्तों और PA को मैंने X मान लिया, तो PB कितना होगा, दिस इज X + 4, यही होगा। और बराबर PC, PC सवाल में दे रखा है कितना है दोस्तों, PC भी नहीं दिया है। चलो PC नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सवाल में आपको CD दे रखा है कि ये 11 है और PD तो 15 दिया है, तो ये 4 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लिखेंगे PC का मतलब 4 और PD का मतलब 15, ठीक है। तो ये आ गया X और इंटू का X + 4 = 15 चौके 60। अब या तो यहाँ से आप हल कर लो या फिर अपना दिमाग चला लो, हिट एंड ट्रायल। इसको इस तरीके से तोड़ो कि एक 4 हो, एक 4 ज़्यादा हो। जैसे मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 60 को मैं लिख सकता हूँ या तो 10 छक 60 लिख दूँ या 6 दहा 60 लिख दूँ। तो मुझे लग रहा है कि 6 चल जाएगा, X की वैल्यू 6, ठीक है। देखो अगर इसको मैं 6 रखूँगा तो ये 6 से 4 ज़्यादा रखना है, यानी कि 10 10 छक 60 बन रहा है, तो X की वैल्यू 6 हो गई। अगर X की वैल्यू 6 हो गई, ये वाली 6 आ गई दोस्तों, तो हमसे PB पूछा है, 6 और 4 10 हो जाएगा, खेल खत्म। या आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक बना करके, ठीक है। द्विघात समीकरण बना के भी हल कर लोगे तो आ जाएगा। X का मान 6 आया है, लेकिन हमसे पूछ रहा था PB, P से B तक पूछ रहा था, जिसमें से ये केवल 4 है और X 6 आ गया, तो ये 10 हो जाएगा टोटल। ये सवाल देखो दोस्त, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC सेम है। ABC का परिमाप 8 × 2 + √2 है और BC की जो लेंथ है वो AB की √2 गुनी है। तो हमसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। त्रिभुज ABC में AB और AC सेम है, ठीक है। और देखो अब AB और AC सेम दे रखा है। देखो जैसे ही मैंने देखा कि AB और AC सेम है और BC की लेंथ जो है वो AB की √2 गुनी है, तो मैं समझ गया कि ये कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक सवाल आया भी था जिसमें ऐसा ही कुछ था, आपको दिया गया, तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही था। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि अगर ऐसे त्रिभुज है, जैसे आपको इसमें डेटा दे रखा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, AB और AC सेम है, ठीक है। AB और AC सेम है, तो हमें यहाँ पर A मानना पड़ेगा, AB और AC ये और ये सेम है। देखो और ये कह रहा है कि जो BC की लेंथ है वो AB की √2 टाइम्स है। AB अगर 1 है तो ये कितना है, √2 है, और ये भी 1 ही होगा क्योंकि ये सेम है। अब देखो पेरीमीटर हमें ये दिया है, तो पेरीमीटर मतलब हम बोले थे सम ऑफ साइड्स होता है, यानी कि भुजाओं का योग। तो जोड़ लीजिए, भुजाओं का योग कितना है दोस्तों, 2 और प्लस का √2 है, ये दिया है। और सवाल में ये किसके बराबर है दोस्तों, ये 8 और इंटू का 2 + √2 के बराबर है। तो आप यहाँ से इससे इसको काट दीजिएगा, एक मिनट,
देखिए इससे ये कट जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि ये भी 8 है और ये भी कितना है दोस्तों, ये वाला लेंथ भी 8 है। अब दोनों हमें देखो बेस और हाइट 8 मिल गया, तो एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू का हाइट। बस तो ये 2 चौके 8 और 8 चौके कितना होगा दोस्तों 32 स्क्वायर यूनिट या फिर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये सवाल देखो दोस्त, इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB BC के सेम है और AD DC के बराबर है। AC और BD एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और यदि एंगल CAD 46 डिग्री है तो AOB कितना होगा। वेरी गुड। चलिए देखिए सवाल को पहले थोड़ा बड़ा करते हैं। अब समझिए बात को। इसमें यह कह रहा है सबसे मेन चीज की AB और BC सेम है, AB और BC सेम हो गए, ठीक है। अगर ये सेम हो गया तो इनके सामने का एंगल भी सेम होगा। अभी AD और DC भी सेम है, ये वाला इसके सेम हो गया, मतलब इसके इक्वल हो गया। और O पर प्रतिच्छेद भी करते हैं, और CAD 46 डिग्री है, CAD दिस वन इज 46। चलो ये 46 दे दिया आपको। अब एक बात ध्यान समझना कि ये अगर 46 है तो पहले देखो कि ये 46 किस चाप के द्वारा बनाया गया है। तो आप बोलेंगे दोस्तों ये DC द्वारा बनाया गया है, ठीक है, या फिर जीवा की बात करें तो DC द्वारा बनाया गया है। अब DC द्वारा क्या यही एक कोण बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि नहीं जी, DC द्वारा जैसे ये कोण बनाया गया है वैसे ही DC द्वारा इधर भी यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये वाला, तो ये भी 46 होना चाहिए, सीधी सी बात है जब उसी के द्वारा बन रहा है तो मैं यही बात आपको समझाना चाहता था कि ये अगर 46 है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 46 होगा, ठीक है। मैं 46 लिखने की कोशिश करता हूँ, दिस इज 46, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि अब देखो एक और बात, अगर ये साइड सेम है, साइड सेम है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये भी 46 ही होगा, सीधी सी बात है। ये वाला भी कितना होगा 46 होगा। देखिए यहाँ पर भी 46, ये लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैंने लिख दिया 46 होगा, ठीक है। क्योंकि ये भुजाएं समान है और समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये कोण 46 हो गया और ये 46 बना ही था। अब हमसे पूछा क्या है इसमें कि AOB बता दो, AOB, ठीक है, AOB बता देंगे। AOB निकालने के लिए हमें त्रिभुज में कोई दो कोण पता होना चाहिए, तभी तीसरा निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हम ये कह देते हैं कि देखो ये अगर दोस्तों 46 डिग्री है ये वाला, तो ये कोण भी 46 होगा। क्यों, देखो मैं अब बात कर रहा हूँ चाप AD की। चाप AD के कारण आप बात को समझिए, चाप AD का ध्यान रखिए। चाप AD के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों कि चाप AD जो है यहाँ पर भी कोण बना रहा है और यहाँ पर भी कोण बना रहा है, तो दोनों जगह कोण बराबर बनाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि एक ही चाप वृत्त के एक ही साइड बराबर बराबर कोण बनाता है, तो वो 46 हो गया, तो ये भी 46 हो गया, ठीक है। अब देखो 46 कितने जगह हो गए। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC में मैं क्या लिख रहा हूँ कि कोण B जो हो गया ये 46 का डबल, कोण B जो हो गया 46 का डबल 92 हो गया। अब हम कोण A और C तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं इजीली, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब साइड सेम है तो ये, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये अगर थीटा होगा दोस्तों तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, और आपको सवाल में दिया है कि ये AB जो है ये BC के बराबर है, इसलिए इनके सामने के कोण भी बराबर हो गए। तो मैं ये लिख देता हूँ कि दोस्तों 2 थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 और माइनस का 92 के बराबर होगा। यानी कि थीटा जो होगा 180 में से 92 आप घटाओ, तो 180 में से 92 घटाओगे तो 88, यानी कि थीटा की वैल्यू 88/2, ये कितना आ जाएगा 44। थीटा की वैल्यू अब 44 आ गया, तो AOB इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल AOB जो होगा ये 180 डिग्री और माइनस का 44 थीटा के लिए, और एक और माइनस का 46 यहाँ पर कोण B के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में मैं कोण AOB निकाल रहा हूँ। तो कोण AOB निकालेंगे तो कोण A वाला और B वाला घटाना पड़ेगा हमें। A वाला के पास थीटा था जो मैंने 44 निकाल दिया, और B वाला के पास 46 ऑलरेडी था, तो 46 और 44 कितना हो गया दोस्तों, मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये दोनों कितना बनेगा बताइए, 4 4 8 और एक 9, 90 घटाएंगे तो ये तो 90 ही बन गया। 90 का मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अब इसके आगे शायद सवाल खत्म, अब देखिए इसके आगे सवाल तो खत्म है, लेकिन एक दो सवाल मेरे दिमाग में है जो शायद छूट गया है इसमें PDF में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या सवाल था। एक ऐसे सवाल था कि एक समकोण त्रिभुज दिया था, देखो ये समकोण त्रिभुज है A या PQR, शायद जो भी नाम हो इसका,
मुझे जहाँ तक याद आ रहा है PQR ही नाम था, तो ये मान लो P है, ठीक है, ये Q है और ये R है। अब इसमें इसका मिड पॉइंट दिया था S यानी कि मध्य बिंदु, और इसका भी मध्य बिंदु दिया था क्या, T दिया था, और इसको मिलाया गया था इससे और इसको मिलाया गया था इससे, और ये कह रहा था कि यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों, क्या बताना था, एक मिनट मुझे ध्यान से याद नहीं आ रहा है, शायद ऐसा था कि RQ का स्क्वायर और बाई QS का स्क्वायर और प्लस का RT का स्क्वायर, शायद ऐसा ही केस था कुछ, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं या फिर इसको निकाल भी सकते हैं रेशियो लेकर के, जैसे मैंने एक सवाल बताया है इसी वीडियो में, आप शुरू से देख लीजिएगा। देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज अगर है, और ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों 4 टाइम्स ऑफ CE, जहाँ CE मीडियन है यानी कि E मिड पॉइंट है, और AD भी मीडियन है यानी कि AD माध्यिका है, और प्लस AD का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, ये बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। अगर ये आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि यस, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं CE का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर और बाई AC का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, दिस इज 5/4। तो इसको हम पलट लेंगे तो ये 4/5 आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें RQ ऊपर है और ये नीचे है, तो 4/5 आपका आंसर होगा, इसको पलट लोगे तो, ठीक है। तो 4/5 इस सवाल का उत्तर था, और एक दो सवाल अगर छूटा होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो ख़त्म होता है और थोड़ा लंबा ही बन गया है, आवश्यकता से ज़्यादा, 1 घंटे में बन जाना चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोशिश करी समझाने की आपको। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करना, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारा चैनल NK मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।